कठोरता अगर हमारे ऊपर हो तो हम बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन उस कठोरता से हमारे माँ बाप तक बातें पहुंच रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, ये अपने आप में पहला परेशान करता है। शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा, उसकी बेटी, मामा का लड़का, चाचा की लड़की, कोई ना कोई ऐसा होता है जरूर जो कोटा जाता है। हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने अगर किसी को ये महसूस कराऊं, किसी का टेस्ट लूं और उसको पीछे वाले बैचेस में भेज दूं और बोलूं कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो, तुम इस बैच में बैठोगे, अब यहाँ पढ़ाई करोगे, जो 2-2 3-3 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं और 2-2 3-3 लाख को पढ़ाने के बाद 1000-2000 का सिलेक्शन लगाते हैं। यू वोंट बिलीव इट, ऑल इंडिया एडिशन 5-5, 10-10 करोड़ रुपए की बुकिंग होती है सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट की। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा बड़ी मंडी है जहां पे आप जाने का सोच रहे हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने है लाइव और एक बहुत ही अहम मुद्दे के साथ कि क्या कोटा जाना लाइव जरूरी है, क्या कोटा जाना वर्थ इट है। और ये सवाल सिर्फ बच्चों के जहन में ही नहीं बल्कि सालों से माँ बाप के जहन में भी बहुत ज़्यादा कौंधता है कि क्या उन्हें अपने बच्चों को कोटा जैसी जगह भेजना चाहिए, क्योंकि जब वो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वक्त, बहुत सारा एनर्जी लगता है और उसके बाद भी एक श्योर आउटपुट की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत यहाँ तक देखा गया है कि श्योर आउटपुट तो बहुत दूर की बात, कई बार कई वाक्यों में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों की हालात बहुत ख़राब हो जाती है, या तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है या तो वो गलत संगति में पड़ जाते हैं। और कई बार बहुत ही खेद के साथ और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बच्चे एक ऐसे कदम को भी उठाने पे मजबूर हो जाते हैं जिससे कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो ये बात सोचना और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कितना ज़्यादा अहम है कोटा जाने का ये फैसला, और ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। अनडाउटेडली हमारे आसपास ऐसे कितने सारे डेटा हैं, कितने सारे पॉइंट्स हैं जो इस बात की तरफ दर्शाते हैं कि कोटा जाना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां जो ये दर्शाते हैं कि हाँ कोटा जाना चाहिए, वहां से रिजल्ट आता है। तो आज इस सेशन का उद्देश्य मेरा बहुत ही सिंपल और क्लियर होगा कि मैं आपके सामने सारे अच्छे तथ्य और बुरे तथ्य दोनों रख सकूं, ताकि आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो माँ बाप हों, वो एक कॉन्शियस कॉल ले सकें, वो एक समझदारी पूर्वक, समझदारी भरा एक फैसला ले सकें कि उन्हें कोटा जाना है या उन्हें अपने बच्चों को कोटा भेजना है या नहीं भेजना है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना ज़्यादा विलंब के। एंड सारे लोग वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आप अपने कमेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं या अपने मत को प्रकट भी कर सकते हैं। मुझे आपके थॉट्स को जानने में बड़ी खुशी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आपको हर एक सेशन का पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, और नहीं तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके वेदांतो मैथ जेईई मेड इजी लिख सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक सेशन का बहुत बढ़िया पीडीएफ मिल जाता है। तो ये एक पीडीएफ लाइब्रेरी है जहाँ पे कॉन्टेंट रिपोजिटरी रखी जा रही है। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। तो क्या कोटा जाना वर्थ इट है? तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस सेशन को शुरू करने के पहले, यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं जो शायद अभी इस फैसले को लेने के पशोपेश में हैं, या अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि सर कोटा जाएं या नहीं जाएं, वो भी इस दुविधा से, कश्मकश से गुजर रहे हैं कि सर कोटा जाना है कि नहीं जाना है। मैं जानना चाहता हूं ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पे। देखो, तो मुद्दा क्या है कि कोटा जाना है कि नहीं, इसके लिए बहुत सारे वॉचिंग फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट गोइंग टू कोटा पुट पीयर प्रेशर ऑन यू, ऐसा होता होगा। और साथ ही साथ टीवी, न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट से बहुत सारा कंफ्यूजन होती है। क्यों कंफ्यूजन होती है बता देते हैं। तो मुद्दा क्या है कि पहला तो हमारे आसपास जरूर कोई ना कोई ऐसा होता है, शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा, उसकी बेटी, मामा का लड़का, चाचा की लड़की, कोई ना कोई ऐसा होता है जरूर जो कोटा जाता है, आईआईटी या नीट की तैयारी करता है और वहां से सिलेक्शन भी लेता है। कुछ लोग नहीं लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं। एंड हेंस हमारे पास पहले से एग्जाम्पल्स सेट होते हैं कि हमें उसी चीज को फॉलो करनी है, बिकॉज उसके साथ ऐसा हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मेरे परिवार में कोई मामा का लड़का है या चाचा की लड़की है और वो कोटा गया या गई और उसने वहां से आईआईटी निकाल दिया, तो एटलीस्ट मेरे फैमिली में ये सेट हो जाएगा कि भैया कोटा जाना चाहिए, बिकॉज वहां से रिजल्ट निकल जाते हैं, देखो चाचा के लड़के ने निकाला। समझ गए? और अगर इसका विपरीत हो जाए
कोई कोटा जाए और नहीं हो पाए तो भी वो सेट हो जाता है कि कोटा जाने से कुछ नहीं होता, उसने भी पैसे बर्बाद किए, तुम भी बर्बाद करोगे। तो पहला तो ये अनडाउटेडली अपने फैमिली फ्रेंड्स आसपास देख के पीयर प्रेशर हो जाता है। और दूसरा, टीवी न्यूज़पेपर के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्यों? आप सारे लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है, आईआईटी जेईई का रिजल्ट आता है और जब नीट का रिजल्ट आता है तो शायद ही कोई ऐसा न्यूज़पेपर होता है जिसका फ्रंट पेज और फ्रंट पेज के बाद के 2-3 पेजेस पे न्यूज होती है। आईआईटी जेईई का रिजल्ट आपने देखा होगा, हर साल आता है और हर साल जेईई के रिजल्ट के बाद और नीट के रिजल्ट के बाद ये फ्रंट पेजेस की बुकिंग हो जाती है। आने के बाद नहीं, इनफैक्ट जब आने वाला रहता है उसके पहले ही बुकिंग हो जाती है कि जिस दिन आएगा रिजल्ट उस दिन हमारी बुकिंग कर लो। और विश्वास मानिए ये बुकिंग 5-5, 10-10 करोड़ रुपए की होती है। यू वोंट बिलीव इट, ऑल इंडिया एडिशन 5-5, 10-10 करोड़ रुपए की बुकिंग होती है सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट की। अब इन एडवर्टीजमेंट्स में क्या होता है, इन एडवर्टीजमेंट्स में हर बड़ी कोचिंग अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाती है कि अरे देखो हमारे पास 1076 सिलेक्शंस है आईआईटी जेईई एडवांस में। अरे आपके पास 1076, हमारे पास 1296 हैं। फिर कोई और दूसरी कोचिंग दिखाएगी, अरे हमारे पास 500 हैं लेकिन हमारे पास 500 में से टॉप 1000 रैंक्स में 300 बच्चे हैं। ओ भाई, और हर कोचिंग किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश, अपने उन नंबर्स को बेहतर दिखाने की कोशिश करती है। अब बच्चा यहां पे इन पेपर एडवर्टीजमेंट्स को देख रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा पेपर, इतना भव्य पेपर और उसमें बड़े बड़े किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का XYZ का नाम यहाँ पे लिखा हुआ हो तो बच्चा मोहित होएगा ही होएगा। अब मुद्दा क्या है, ये 1 साल की प्रैक्टिस नहीं है। एक जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वो 4-5 साल, 8वीं के बाद हर बच्चा पेपर पढ़ने का सेंस ले आता है। टीवी न्यूज देखने का सेंस तो बच्चा और छोटे से ले आता है। आजकल के डेट में इंस्टाग्राम और यूट्यूब चल रहे हैं तो वहां पे एडवर्टीजमेंट बच्चा और पहले से देखता है। तो ये एडवर्टीजमेंट वो बच्चा कुछ 5 सालों से देख रहा होता है। अब मान के देखो कोई बच्चे ने 5 साल से कोचिंग XYZ का ऐड देखा है और हर साल 5 साल उसने देखा कि यार ये कोचिंग का एडवर्टीजमेंट आया है, इसने कोई ना कोई रिजल्ट निकाला है, तो उसके दिमाग में ना चाहते हुए भी ना कहते हुए भी उस कोचिंग का एक इंप्रेशन तो बन जाता है कि भैया यहाँ से रैंक 1 आता है, यहाँ से IIT सिलेक्शन आता है, मेरे को भी यहीं जाना है। लेकिन इसके पीछे का जो छुपा हुआ सच है वो शायद ही कोई बताता है। और वो छुपा हुआ सच क्या है कि ये जो 1076, 1296, 500 सिलेक्शन हुए हैं, ये 1000 सिलेक्शन कितने बच्चों को पढ़ाने के बाद हुए? तो अगर मैं सिंपल कोई डेटा रखूं कि अगर इस 1000 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है 1 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए, हालांकि ये बहुत कम है, कई सारे कोचिंग तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं और 2-2, 3-3 लाख को पढ़ाने के बाद 1000-2000 का सिलेक्शन लगाते हैं। लेकिन अगर 1 लाख बच्चों को भी पढ़ाया है तो 1 लाख बच्चों में 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब बचे हुए 99,000 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं मानता हूं चलो 2-4-5 हज़ार ऐसे होंगे जो कोई छोटे मोटे कॉलेज में चले गए होंगे, NIT वगैरह चले गए होंगे, जिनका सिलेक्शन या जिनका रैंक ये कोचिंग इतनी ज्यादा मतलब अच्छा नहीं समझ रही है कि उन बच्चों के बारे में यहाँ पे पेपर में छापे। तो मैं मानता हूं चलो ठीक है, उन बच्चों का भी कुछ तो जीवन में भला हो गया। लेकिन फिर भी इसमें से शुद्ध 90,000 बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, वो जिंदगी में क्या कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग को इसकी जानकारी देनी चाहिए या फिर हर एक 90,000 बच्चों के बारे में बताना मुमकिन है, नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है आज के सेशन में ये बात करना। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जब कोई बच्चा ये फैसला ले रहा होता है कि उसको किसी कोचिंग XYZ में जाना है और वहाँ के 1000 सिलेक्शन है, 2000 सिलेक्शन है, 10,000 है, जो भी है, तो वो इस वक्त ये बात ज़रूर सोचे कि अगर वो सेलेक्ट हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, सारे लोग उसकी वाहवाही करेंगे। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस वक्त के हालात क्या होंगे और कैसे होंगे, ये सोचे बगैर इतना बड़ा फैसला लेना एक बेवकूफ़ी भरा स्टेप होगा। आप ये बात ज़रूर सोचिए कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है बच्चों कि सिलेक्शन ना भी हो। मैं आपके इंटेंट में कहीं डाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी इच्छा शक्ति पे कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूँ, मैं कहीं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी और से कमज़ोर हैं। लेकिन अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रबल मानना ये बिल्कुल उस चीज़ के बराबर है कि आप एक ऐसे कुएं में पहुंच गए हैं, एक ऐसी खाई में गिर रहे हैं जहां के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है,
तो आज के इस सेशन में मैं इसके बारे में पूरी बात करना चाहता हूं। तो चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए। नाउ कुछ अचंभित कर देने वाले तथ्य हैं कोटा के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, इन अचंभित कर देने वाले तथ्यों को बताने के पहले ऑब्वियसली कई लोगों को लग सकता है कि सर आप तो नेगेटिव बातें बता रहे हैं, तो मैं पहले अच्छी बातें बता देता हूं। तो कोटा में अच्छी बातें भी इसी के साथ बताते हैं। पहला तो अचंभित कर देने वाला कि कोटा में करीबन 150 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये छोटे मोटे नहीं, मैं बड़े बड़े मतलब जिनके पास करीबन 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, ये मैं उसके डेटा बता रहा हूं। अगर मैं हर छोटी मोटी कोचिंग को लेना शुरू करूं कि भाई जिसके पास 100, 50, 200 बच्चे भी हैं, तो ये संख्या 500-700 से ज्यादा ऊपर चली जाती है। तो कोटा अपने आप में कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, दिल्ली बॉम्बे जैसा नहीं है, मेट्रो सिटी नहीं है, बट उसके बावजूद 150 से ज्यादा बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोटा में है। ठीक है, अब कुछ ऐसे कोचिंग हैं जिसके एक कोटा शहर में 25, 30, 35 ब्रांचेस भी हैं। तो अपने एक शहर में इतने सारे ब्रांचेस होना कुछ कोचिंग का अपने आप में बहुत बड़ा बात है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और बहुत ही चौंका देने वाला फैक्ट बताता हूं। हर साल पूरे देश से करीबन 2 से 3 लाख बच्चा, 2 से 3 लाख बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, इतने बच्चे कोटा की तरफ पलायन करते हैं, कोटा की तरफ। अब रिजल्ट कितना निकालते हैं वो बहुत ही अलग सा मुद्दा है। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि हालांकि देश के कोने कोने से रिजल्ट आता है, खासकर जब से ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है, तो बच्चा गांव में बैठ के भी पढ़ सकता है और अच्छे से अच्छे टीचर्स उसको मिल रहे हैं। चाहे वो कोटा के टीचर्स हों, चाहे वो दिल्ली, बॉम्बे, ऐसे बड़े शहरों के टीचर्स बच्चों तक गांव तक पहुंच रहे हैं, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है। लेकिन अगर मैं मानूं कि शायद देश का एक भी बच्चा आईआईटी नहीं निकाल रहा है, सिर्फ कोटा का बच्चा आईआईटी निकाल रहा है, अगर मैं ये भी मानूं तो आईआईटी की कुल सीट करीबन 16,000 के आसपास होती है। एनआईटी की सीटें मिला दें तो कुछ 10-15 हज़ार और जोड़ लेते हैं, थोड़े इधर छोटे मोटे कॉलेजेस की सीट मिला दें तो टोटल मान लेते हैं 40,000। 40,000 वो बच्चा होता है जो अच्छी जगह, अच्छे कोच किसी कॉलेज में, या अच्छी नहीं भी तो कम से कम सरकारी कॉलेज में जाता है। अब अगर मैं 2-3 लाख बच्चों की बात करूं तो 3 लाख क्या, आईआईटी तो कई इससे ज्यादा देते हैं, मैं मानता हूं कि 40,000 बच्चा सारा का सारा कोटा से ही निकला है। और 2-3 लाख में मैं इसको नंबर को भी कम पकड़ता हूं, 2 लाख। तो 2 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, इसमें से ये जीरो हटा दूं और 200 से ये काट दूं, परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम आ रहा है, बहुत ज्यादा। और दूसरा, ये 2 लाख को काट के परसेंटेज तो मैं फिर भी निकाल लूंगा, पर मेरा ज्यादा बड़ा चिंता ये है कि अगर 2 लाख में से 40,000 को मैंने पास करा भी दिया तो जो बचा हुआ पॉपुलेशन है वो उसकी स्थिति क्या होती है, वो कहां जाता है। और साथ ही साथ इसके साथ एक और अहम मुद्दे पर ध्यान जाना जरूरी है। सोच के देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं है, बहुत ही पुराना है। किसी भी चीज की अगर डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी मार्केट में तो, और अगर उसका सप्लाई कांस्टेंट है, अगर सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड हाई हो जाएगी तो उसके प्राइसेस चले जाते हैं ऊपर। ये आपने भी सुना होगा। मान लीजिए सिंपल सी बात करते हैं, प्याज के बारे में तो लोगों ने आम सुना ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है और प्याज खराब हो जाता है, और जब जब बारिश हो जाती है, प्याज खराब हो जाता है, तो देश में प्याज खाने वाले लोग तो उतने ही हैं, लेकिन सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होने की वजह से आप लोगों ने सुना होगा अमूमन न्यूज़पेपर्स में कि प्याज की कीमत 200-200 रुपए किलो तक चली जाती है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो गई है। ठीक उसी प्रकार से कोटा में नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, नंबर ऑफ फ्लैट्स की संख्या कांस्टेंट है। बच्चों के ज्यादा आने से वहां ज्यादा बिल्डिंगें बन गई हैं, ऐसा नहीं हुआ है, वो कांस्टेंट है, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है, अगर 1000 मकान है तो पहले 1000 मकान को लेने के लिए 1000 लोग थे, तो उनके दाम मार्केट रेट के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन आज के डेट में उन्हीं 1000 मकानों को लेने के लिए 2 लाख लोग हैं। तो पहले 1000 को लेने के लिए 1000 थे, आज 1000 को लेने के लिए 2 लाख है। तो आप सोच के देखिए कि उनकी कीमतें कितनी ज्यादा ऊपर चली जाएंगी। और कीमतें तो ऊपर गई ही, कीमतों के ऊपर जाने के साथ साथ लोगों का लेवल ऑफ लिविंग वो काफी नीचे गया। एक एक कमरे में 4-4, 6-6 तो फिर भी कम है, 10 से 12 बच्चे एक छोटे से कमरे में रहते हैं कोटा में। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपने किसी जान पहचान के लोग से भी पूछ सकते हैं कि ऐसी स्थितियों में बच्चे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा हाई है। चलिए उस पर भी बात करते हैं थोड़ी और। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये वैसे एक
फोटो मुझे मिला था इंटरनेट पे, और देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अचंभा हुआ, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि देखो एक इतनी बड़ी बिल्डिंग, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पता नहीं ऊपर भी कितने, 10 फ्लोर की बिल्डिंग, और 10 फ्लोर की बिल्डिंग में मतलब एक एक 2 2 3 3 फुट पे कोचिंग के बोर्ड्स लगे हुए हैं, और देखो ये पूरे 10 फ्लोर की बिल्डिंग कोचिंगों से ही भरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा बड़ी मंडी है जहां पे आप जाने का सोच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन बिग इंस्टीट्यूट देयर आर मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स इन ईयर। ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे लाखों के तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। एवरी ईयर मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स मूव टू कोटा, बिल्कुल जैसे मैंने बताया। इन विच सिटी ओनली 40,000 स्टूडेंट्स मेक टू एनआईटीज, आईआईटीज एंड एम्स। और ये सिर्फ कोटा से नहीं है, भारत भर से इतने बच्चे होते हैं। मैं तो कोटा से इसलिए नहीं मान रहा हूँ, और खासकर आपको एक और बात बता दूं, बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य की बात है। जब से कोविड आया तो कोविड के बाद अनडाउटेडली एजुकेशन बहुत हिट हुआ, लेकिन कोविड के बाद से इस बात को देखा गया है कि बच्चे अब कोटा, चाहे दिल्ली, चाहे बॉम्बे, चाहे बैंगलोर, इन शहरों में पलायन करने की इच्छा कम रखते हैं। और अब बच्चे इस बात को सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि क्या मेरा पलायन करना ज़रूरी है या मैं घर बैठे भी पढ़ सकता हूँ। इसके कारण बहुत ही सिंपल है, 2 कारण है। पहला कारण तो पलायन करना इतना ज़्यादा सस्ता नहीं होता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अभी मैं आपको उसका कॉस्ट एनालिसिस भी दिखाऊंगा। और दूसरा, पलायन करते वक्त कई सारी और चीज़ों की बड़ी ज़्यादा गंभीर चिंता होती है, खासकर लड़कियों के मामले में, क्योंकि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए हमारे समाज में बहुत सारी बंदिशें होते हैं, माँ बाप के दिमाग में, जहन में बहुत सारे डर भी होते हैं, इसलिए लड़कियों को जनरली भेजा भी नहीं जाता। खासकर कई बार सारे मामले में तो लड़कों को भी नहीं भेजा जाता, माँ बाप अगर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं तो। और इस कारणों से ऑनलाइन एजुकेशन ने बच्चों को एक बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन दिशा दिखाई है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हमने जब अपने वेदांतों में डेटा एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ मोर देन 60% बच्चे जो इनरोल होते हैं वो लड़कियाँ होती हैं। सोचिए, एक ऐसी, हमारी वेदांतु भी एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और इस बात को कहने में हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में करीबन 60% से ज़्यादा लड़कियां इनरोल होती हैं, बिकॉज लड़कियां भी पढ़ने का बराबर का मौका चाहती हैं। शायद माँ बाप भी देना चाहते हैं, लेकिन हालातों की वजह से वो दे नहीं पाते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन ने उन बच्चियों को, उन माँ बाप को एक ऑप्शन दिया है कि आप अपने बच्चों को घर बैठे पढ़ा सकते हैं बेहतरीन शिक्षा से। और यू वोंट बिलीव, सिर्फ बच्चे इतने इनरोल भी नहीं हो रहे हैं, हमारे यहाँ सिलेक्शन भी लड़कियों का बहुत हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस। अब ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कोचिंग की फीस मैंने बहुत कम पकड़ी है, तो 80,000 से 1,40,000। तो 1,40,000 बहुत ही अच्छी, जो टॉप के ब्रांड होते हैं कोचिंग्स, उनकी फीस होती है। 80,000 बहुत ही लो लेवल की होती है। तो जब कोई भी बच्चा जब कोटा जैसी जगह जा रहा होता है, इतना घर से दूर जा रहा होता है, तो वो एवरेज कोचिंग के ब्रांड में नहीं जाता है, वो किसी अच्छी कोचिंग में जाना चाहता है। तो मैं 80,000 से 1.5 लाख के आसपास होती है, लेकिन मैं फिर भी इसमें कम पकड़ रहा हूं कि 1 लाख रुपए के आसपास उसकी एक फीस लगेगी, अज्यूमिंग कि बच्चा एवरेज या एवरेज से ऊपर है। हालांकि एवरेज बच्चा तो एवरेज ही होता है, मेजॉरिटी बच्चा एवरेज होता है, बट मैं मानता हूं कि उसको स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई होगी, 1,40,000 का फीस उसका कम हो गया, 1 लाख हो गया। ठीक, इट डिपेंड्स ऑन हाउ, ऑन विच क्लास यू आर इन। अब फीस इज लेस फॉर 11th एंड हायर फॉर ड्रॉपर। अब ये एक और कैच है यहाँ पे, सोच के देखिए। बच्चे को आईआईटी निकालने के लिए 11वीं और 12वीं दोनों में निपुण होना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, शायद आपको ना पता हो, बट मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। अब लेकिन वहाँ पे कोचिंग का कुछ ऐसा सा नेक्सस बना हुआ है, कुछ ऐसा सा मायाजाल है कि 11वीं की फीस वो हमेशा कम रखते हैं। जैसे 11वीं की वो फीस रखेंगे, से फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 1 लाख रुपए, लेकिन 12वीं की जो फीस होगी ना, वो 1.5 लाख होगी। अब मुद्दा ये है कि आप 1 लाख रुपए देकर अगर 11वीं पढ़ लिए तो आपके पास और कोई उपाय नहीं है 12वीं पढ़ने के अलावा। और दूसरा, ये बात उनको भी पता है कि आपको सबसे ज़्यादा डर 12वीं में ही लगेगा, क्योंकि 12वीं आप अपने एग्जामिनेशन के बहुत करीब होते हो। बोर्ड एग्जामिनेशन भी होता है, जेईई एग्जामिनेशन भी होता है, और इन सब के साथ आपका डर भी होता है। तो उनको पता है बच्चा तो लेगा ही एडमिशन हर हाल में, और इसीलिए 11वीं की फीस कम होती है, 12वीं की ज़्यादा। ये एक दूसरा तथ्य है। तीसरा, ड्रॉपर के लिए तो हाई होता है, चलो ठीक है, उसका तो सेंस भी बनता है। इफ़ यू मैनेज टू गेट अ स्कॉलरशिप देन दैट्स ऑसम। और स्कॉलरशिप से फीस कम हो जाती है बिल्कुल, बट अगर नहीं फीस कम हुई तो आपको करीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास 2 साल का पैसा देना होगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 साल का मानूं तो 2.5 लाख रुपए के आसपास का फीस लगा। अब इट डिपेंड्स ऑन द कोचिंग वो तो होता ही है। अब आपको बताऊं लिविंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये तो सिर्फ भैया आपके कोचिंग की पढ़ाई है।
कोचिंग के पढ़ाई के ऊपर, अब जैसे एक बच्चा यहाँ कृष्णा बता रहा है 1.65 लाख रुपीस उसने दिए हैं, ठीक है, तो 1.65 लाख दिए, किसी ने 2 लाख दिया, कोई उससे ज़्यादा दिया होगा, अलग अलग बच्चा एडमिशन दिया है और वो अलग अलग फीस दिया है। लिविंग एक्सपेंसेस देखिए, ये ध्यान से देखिएगा। पीजी और हॉस्टल वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो 4,000 से लेके 15,000 रुपये के आसपास का होता है। अब 4,000 आप समझ ही गए। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात बता दूं, तो कोटा में क्या होता है कि कुछ कुछ मोहल्ले होते हैं, एरिया, जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे मान लो XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, तो अब ये जो मोहल्ला है, यहाँ पे रहने वाले जितने लोग हैं उनको पता है कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितना बच्चा आएगा वो रहने के लिए जगह खोजेगा। तो जिसका मकान एकदम इसके बाजू में है ना, वो अपने यहाँ रूम का किराया रखेगा 12,000 रुपये प्रति महीना, क्योंकि उसको पता है जिस बच्चे को अपना वक्त बचाना है और IIT में जाना है वो हर हाल में कमरा मेरे ही यहाँ लेगा, क्योंकि यहाँ से एकदम बाजू में है मेरा इसका कोचिंग। अब जैसे जैसे कोई कमरा यहाँ पे है तो इसको पता है बच्चा बहुत दूर है, यहाँ तक वो पता नहीं ट्रैवल करेगा कि नहीं, और इसीलिए इसने अपने कमरे का रेंट रखा है 5,000 रुपये। अब सोच के देखो, आपको अगर कोचिंग के बगल में रहना है और अपना टाइम बचाना है तो आपको 12,000 देने होंगे, और अगर आप दूर जाने के लिए तैयार हो तो आप दूर चले जाओ, कमरा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन यहां से आपको कोचिंग जाने के लिए हर हाल में कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा, तो आपके यहां पैसे जाएंगे, पैसे तो लगेंगे बेटा, ये बात है फैक्ट, और ये मैं कोटा का रियलिटी बता रहा हूं। अब अगर आपने बाजू में लिया तो 12,000 देने पड़ेंगे, अगर आपने दूर लिया तो 5,000 में मिल जाएगा, लेकिन आपको हर रोज ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा। तो अभी मैं वो सारे कॉस्टिंग पे आता हूं। अब ट्रांसपोर्टेशन में भी ये मामला इतना सिंपल नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में जनरली क्या होता है कि भाई कोचिंग में ऑटो चलते हैं, ये चलता है, बट यहाँ कोटा में हर रूट पे ऑटो नहीं चलता है। हर रूट मतलब जैसे मान लो कोचिंग यहाँ है और कोचिंग से ये मेन रोड है, तो मेन रोड पे ऑटो चलेगा। अब मेन रोड पे ऑटो चल रहा है तो भाई कोई बिल्डिंग यहाँ पे भी होगा, तो उसको पता है कि यहाँ से ऑटो बड़े आराम से 5 रुपये 10 रुपये में पहुंचा देता है, तो ये अपनी बिल्डिंग का दाम कम नहीं रखेगा, क्योंकि ये भी चतुर है, इसको भी बिजनेस करना है, तो इसने थोड़ा कम रखा है, इसने 10,000 रुपये रखा, या मान लो 8,000 रुपये रखा, क्योंकि यहाँ पे ऑटो चलता है। अब एक है ऑफ रूट, यहाँ ऑटो नहीं चलता, ऑटो नहीं चलता, तो ये इसने अपना 5,000 रखा। अब आपको यहाँ से जाना है तो या तो ऑटो बुक करो ओला उबर से, जो कि बहुत महंगा होता है, जनरली बच्चा इतना अफोर्ड नहीं कर पाता, तो दूसरा बच्चे के पास एक ही ऑप्शन बचता है, पता है क्या, वो बेचारा एक साइकिल लेता है और एक साइकिल लेके इस साइकिल से ट्रैवल करता है। ये एक साइकिल लेता है और इस साइकिल से ट्रैवल करता है। अब इसमें मैं बेचारा क्यों बोल रहा हूँ भाई, आम बच्चा तो इस उम्र में साइकिल से ट्रैवल करता ही है। बेटा तुम भूल गए तुम जा कहाँ रहे हो, तुम जा रहे हो कोटा, जो कि पड़ता है राजस्थान में, और राजस्थान के इस कोटा में गर्मी भीषण होता है। गर्मी के समय में यहाँ का एवरेज टेम्परेचर अराउंड 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एवरेज गर्मियों के दिन में 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आप कोचिंग जा रहे हैं, वहां पे जनरली जो सारी कोचिंग्स होती हैं उनका कोई ऐसे स्कूल से टाई अप होता है जहां पे आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इनकी क्लासेस दिन में भी होती हैं। अब अगर आप 10 बजे भी निकलते हो तो गर्मियों के दिन में 10 बजे कितनी ज़्यादा धूप होती है, अच्छी खासी धूप होती है। उस चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में अगर आप 3 किलोमीटर भी साइकिल चला के जाते हो तो हालत क्या होगी। बच्चा मजबूर है, या तो पैसा बचा ले या तो सेहत बचा ले, एंड हेंस यहाँ पे वो पैसा ही बचाना चाहता है, बिकॉज पैसा वो एक ऐसी चीज़ है जो वो नहीं कमा सकता, और उसको इस वक्त सबसे ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसके माँ बाप बड़ी मेहनत से वो पैसा भेज रहे होते हैं। वो हर 100 200 500 रुपये बचाने की फिराक में लगता है, और इस वक्त वो पूरी गर्मी चिलचिलाती हुई धूप में यहाँ से यहाँ जाता है। और इसमें 90% केसेस में एक चीज़ होती है, बच्चे की तबीयत खराब। बचे हुए 10% में जब बच्चे का तबीयत खराब नहीं भी होता है, या जब तबीयत खराब होकर वो वापस सही हो गया, वापस से जाने लगा, तो जब कोई भी बच्चा इतना दूर ट्रैवल करता है इतने गर्मी में, तो पढ़ाई का जो स्टैमिना है वो ऑटोमेटिकली कम डाउन हो जाता है। ठीक है, ये बता रहा हूं दिक्कत। अब मूविंग फॉरवर्ड, इसमें लगता है पैसा कितना, तो चलिए अगर आपने साइकिल खरीद लिया तो आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन साइकिल में आपके दूसरे एक्सपेंसेस लग जाएंगे। अब आप जा रहे हो, गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा जूस पी लिया, थोड़ा पानी पी लिया, या अगर आप बीमार पड़ गए तो डॉक्टर में पैसे चले गए, मोटा मोटी पैसे तो जाते ही है। ठीक है, अब आपका कमरा हो गया, ये सब हो गए, मैं फिर भी एवरेज मैं सबसे लोएस्ट लेके चल रहा हूँ कि 5,000 रुपये आपके कमरे के लग रहे हैं। एसी नॉन एसी तो खैर एसी तो कोई अफोर्ड करता ही नहीं होगा, कुछ बिरले बच्चे हैं जिनके पास सही में बहुत पैसा है, तब तो एसी अफोर्ड कर लेंगे। अदरवाइज जनरली यहाँ बच्चों को
कूलर की सुविधा लेनी पड़ती है क्योंकि गर्मी बहुत होती है। 5,000 रुपये वहाँ के जो रूम ओनर्स हैं वो कूलर को भी रेंट पे देते हैं, 500 या 1,000 रुपये के आसपास कुछ लेते हैं। तो 1,000 रुपये कूलर का लगता है और उसके बाद कुछ बिजली बिल आती है, जितना देर आप कूलर चलाओगे उतनी बिजली बिल। तो बिजली बिल 500 रुपये 1,000 रुपये जो भी आया वो आपके उसके हिसाब से, जैसे 8 रुपये पर यूनिट है तो करीबन 1,000 रुपये 500 रुपये आ ही जाता है। तो करीबन 6,500 रुपये का आपका कमरा बैठा। ठीक है, इसमें मैंने ट्रांसपोर्टेशन नहीं जोड़ा है जो कि आपको जोड़ना ही पड़ेगा। कई बार एग्जामिनेशन, जैसे हर हफ्ते हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना एग्जामिनेशन लेता है। अब कई बार कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उस एग्जामिनेशन को किसी दूर सेंटर पे डाल देते हैं कि भैया हमारे यहाँ आपका एग्जाम नहीं होगा, आपका एग्जाम वहाँ होगा। अब आपका जब एग्जाम वहाँ होगा तो आप उस जगह को नहीं जानते हो, तो आपको कई बार ऑटो रिक्शा ये सब करना पड़ता है। और दूसरा, बच्चा चाहता भी है कि यार वो एग्जाम थोड़ा शांत दिमाग से दे, बिना थके हुए दे, तो वो ऑटो करता है। तो मिला जुला के आप इसमें 6,500 है, 1,500 रुपये और मान लो कि आपका छुटपुट ट्रांसपोर्टेशन तो लग ही जाएगा। तो टोटल मिला के अभी आप 8,000 रुपये पे बैठे हो। यहां तक आपके सिर्फ रहने की बात हुई, रहना और ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके बाद पीजी और हॉस्टल, सिंगल सीटर डबल सीटर। तो सिंगल सीटर इज अ लग्जरी, सिंगल सीटर डबल सीटर ये दोनों लग्जरी होते हैं बिकॉज इसमें पैसे बहुत लगेंगे। तो जनरली आपको 3-4 लोगों के साथ रूम शेयर करना होता है। अभी 3-4 लोगों के साथ रूम शेयर करने में क्या दिक्कत आ रही है वो भी आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब वहां पे फिर नेक्स्ट चीज होती है ओपन मेस। ओपन मेस का क्या मतलब है? तो बेसिकली वहां पे होता क्या है, मेस का सिस्टम है, ये तुम सब जानते हो कि मेस होता है जहाँ पे मैं आप लोग, अच्छा मैं बता दूं, कुछ लोग कुछ कमेंट लिख रहे हैं, मैं कमेंट बाद में पढ़ूंगा, या फिर अगर नहीं पढ़ पाया तो आप इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। अब मेस, तो मेस खाने का है। अब खाने के मेस में करीबन एवरेज औसतन 2,300 से 6,000 बढ़िया से बढ़िया खाना खाओगे वो भी मिलता है। एवरेज खाओगे तो 2,300 तो बहुत ही बेकार सा होता है, बच्चा नहीं खा पाता है। तो 3,000 रुपये एक एवरेज है जो कि आप खा सकते हो। अब इसमें एक और दिक्कत है, इतना सिंपल नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है वो बता देता हूँ। तो होता यूं है कि अब आप दोपहर के वक्त में या फिर किसी वक्त में जब भी आपका कोचिंग है, तो आप कोचिंग टाइम पे जब आप जा रहे होगे, जब आप कोचिंग में होगे, तो उस वक्त आप खाना नहीं खा पाओगे। वो या तो दोपहर होगा या तो शाम होगा, क्योंकि कोचिंग ऐसे टाइम पे लगे जब आप दोपहर का भी खाना खा लो और रात का भी खाना खा लो, ऐसा होता नहीं है। तो बच्चों को कई बार वो करते क्या है कि इन मैसेज में बोलते हैं कि भैया एक टाइम का टिफिन मेरे यहाँ पहुंचा दो, और नहीं तो आप फिर वहां जाके भी खा सकते हो। अब जाके खाने में दिक्कत क्या है कि भैया साइकिल चलाना पड़ेगा, थोड़ा तो दूर रहता ही है। तो जब आपने कहा भैया आप वो हमारे यहाँ पहुंचा देना, तो होता क्या है, ये जो बड़े बड़े मैसेज होते हैं ना, ये जब खुले रहते हैं तो इनके यहाँ जो जो बच्चे आते रहते हैं उनको तो ये फ्रेश खिला देते हैं, गरम गरम रोटियां बनी सामने खिलाते गए, आगे बढ़ते चले। अब जब वो गरम गरम रोटियां बनी और जो फ्रेश खा लिया वो तो खा लिया, बट जो बच गई रोटियां वो सूख जाती हैं, उनका क्या होगा? उन सूखी हुई रोटियों को इन डब्बों में भरा जाता है और भर के बच्चों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो रियलिटी ये है कि जो बच्चा घर पे मंगवा रहा है उसको फूड की क्वालिटी काफ़ी डिग्रेडेड मिलती है। सेम दाल के साथ, अब मान लो दाल तुम खाने आए हो तो यहाँ पे जो सामने सामने आए हो ये इसको अच्छा दाल खिलाएगा, नहीं तो ये बच्चा हंगामा करेगा, लड़ाई करेगा। बट जिसको घर पे भेज दिया वो तो आके क्या क्या ही लड़ाई करेगा, वो जब बैठ के खा रहा है तब तो उस वक्त तो सामने कोई नहीं है ना। तो इसलिए इनको बहुत डिग्रेडेड क्वालिटी मिलती है। अब अगर, और दोनों जगह सेम होता है, आप चाहे यहाँ जाके खा लो तो भी सेम पैसा लगेगा, घर पे लाके देंगे तो भी सेम पैसा। तो अब अगर आपको अच्छा क्वालिटी चाहिए तो आप उठ के यहाँ से यहाँ जाओ, फिर से टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, और नहीं तो आप खराब खाना खाओ। अब आप सुन के ये बात महसूस कर पा रहे होगे कि हर एक पॉइंट पे चैलेंज बहुत है, मेंटल ट्रॉमा बहुत है। भाई खाना भी अच्छा नहीं है, पैसे भी बड़े ज़्यादा हैं चारों तरफ, क्योंकि ओवरऑल एक बिजनेस बन चुका है। हर कोई को पैसा कमाना है, चाहे वो रूम का मकान मालिक हो उसको पैसा कमाना है, मेस का मालिक हो उसको पैसा कमाना है, साइकिल ओनर हो उसको पैसा कमाना है, ऑटो वाला हो उसको पैसा कमाना है, कोचिंग वाला हो उसको पैसा कमाना है। सब कोई पैसा कमाना चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, उनको दिख रहा है बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा पैसा लेकर आए हैं, लेकिन वो भूल जा रहे हैं यार ये बच्चे खुद से पैसा लेकर नहीं आ रहे हैं। बड़े भारी दिल के साथ ये बच्चे आते हैं, क्योंकि अपने माँ बाप का बहुत ही गाढ़ी कमाई वो लेकर आते हैं। उनके दिल पे कितना बोझ रहता है इन पैसों को किसी को देते वक्त। वो शायद वो बिजनेस करने वाला पता नहीं सोचता है, नहीं सोचता है, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि अगर शायद सोच रहा होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है, ये मैं कभी कोटा नहीं गया, मैं कभी कोटा रहा नहीं, लेकिन मैं कोटा वालों से, बहुत सारे लोगों से गिरा हूँ। खासकर अभी हमारे साथ जो अनुपम सर हैं, ही इज़ अ कोटा रिटर्न, तो मतलब वो 2 साल कोटा में पढ़ाई किए थे। ये सारी स्टोरी उन्होंने मुझे बताई। वो 2 साल कोटा में रहे हैं अनुपम सर, और 2 साल कोटा में रह के उन्होंने IIT की तैयारी की है। ये सब कुछ उन्होंने बताया है कि सर ऐसा ऐसा होता है।
मेस में ऐसा होता, मतलब ये जब मैंने सुना उनके उनके लफ्ज़, तो मेरी रूह कांप गई। मैं सोचा यार बच्चों के साथ कैसे ऐसा कर सकते हो यार, खाना खिलाने का काम वो भी बच्चा फ्री में नहीं मांग रहा है, उसके लिए पैसे दे रहा है। उस पैसे में जो खाना तुम उसको दे रहे हो, कम से कम ऐसी खाना तो दो कि वो बच्चा बेचारा पढ़ सके खुश मन से कम उसको खाना अच्छा मिले ताकि उसका शरीर बने, वो कम से कम 2 साल की तैयारी तो कर सके। तुम यहाँ पे अच्छा खिला रहे हो और जो बच गया है वो उसको यहाँ भेज दे रहे हो, वो सूखी रोटी उसको दे रहे हो, बेचारा क्या करेगा। तो ये सारी बातें सुन के बड़ा दिल बैठ सा गया। खैर अभी और आगे बढ़ते हैं। तो 3,000 रुपये यहाँ पे खाने का, 8,000 रुपये रहने का, 11,000 रुपये आपके मंथली हो चुके हैं। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो ग्रोसरीज, मतलब जनरल कुछ तो ग्रोसरी तुम खरीदोगे, कुछ ग्रोसरी मतलब कुछ खाने का, बिस्किट वगैरह कुछ तो, क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है कि तुम लेट से पहुंचे या खाना इतना बेकार है कि तुम नहीं खा सकते हो, या कुछ ऐसा बना दिया है जो तुम खाते ही, मतलब मान लो करेला बना के भेज दिया। अब यार ठीक है, बचपन से बच्चा कभी करेला नहीं खाया, पहले दिन से वो करेला थोड़ी खाने लगेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा ग्रोसरी आपको, फ्रूट स्नैक्स रखना रहता है। तो 1,000 1,500 आपके महीने के वहाँ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हमने जोड़ लिया, और कुछ छुटपुट और खर्चे, ये 1,000 2,000 1,200 में नहीं होता है, क्योंकि अभी मेरे को अनुपम सर ही बता रहे थे कि सर 2-3 हज़ार रुपये आराम से लग जाते हैं। अब कभी आपको कॉपी खरीदनी है, कभी पेन खरीदना है, कभी मोबाइल में रिचार्ज कराना है, कभी कुछ कराना है, आराम से 2-3 हज़ार रुपये आराम से निकल जाते हैं। तो 3,000 और यहाँ पे 1,500 2,000 जो भी मिला जुला के 3 2 5,000, और यहाँ पे 11,000, 8 और 3 11,000, आप करीबन 16-17 हज़ार रुपए के आसपास का, 16-17 हज़ार रुपए के आसपास का मंथली खर्चा करते हो, मंथली। ठीक है, अब ये 16-17 हज़ार आप पर मंथ खर्चा कर रहे हो, और इतने आपके माता पिता को भेजना होता है। अब पता है असल मुद्दा कहां शुरू होता है? असल मुद्दा यहां पे भी अभी नहीं, मतलब ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाला बात है कि एक बच्चे को कि हर महीने का खर्च 16-17 हज़ार रुपए है, जो कि शायद आमूमन तौर पर अधिकांश परिवारों की मंथली आय होती है। मासिक आय जो कई सारे पेरेंट्स का 25-30 हज़ार रुपये बेचारे कमाते हैं, वो 16-17-18 हज़ार रुपये हर महीने बच्चों को कैसे भेजेंगे? और चलो भेज भी दें, लेकिन अगर कभी कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए, तो उस वक्त एक्स्ट्रा पैसा भी होना चाहिए। बट ये तो हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन दिख रहा है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ 16-17 हज़ार रुपये, या इवन लेस ले लूँ 15 हज़ार रुपये ले लूँ, तो 15,000 इंटू 12 करूँ तो एक साल का आता है 1,80,000 रुपये, 1.8 लाख रुपीज़। और अगर 2 साल कर दूं तो इसको, तो 3.6 लाख रुपीज़, 3.6 लाख रुपीज़ आपके 2 साल के लगेंगे। और आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो हमने देखा था 1 लाख और 1.5 लाख, 2 साल की फीस 2.5 लाख। मैं 2.5 लाख नहीं लेता हूँ, 2.4 लाख लेता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडिशन। 2.4 लाख का पढ़ाई का खर्चा और रहने का 3.6, तो 2.4 प्लस 3.6, कुल 6 लाख रुपए का खर्च बच्चे को 2 साल में आ रहा है। 2 साल में वो बच्चा 6 लाख रुपए खर्च करता है, चाहे वो जेईई की पढ़ाई कर रहा हो या नीट की पढ़ाई कर रहा हो। अब इससे आगे जो मैं बता रहा था कि ये मुद्दा अभी यहां खत्म नहीं होता, ये इतना पढ़ाई कर रहा है, इतने पैसे लगा रहा है, अब इसके बाद जो और दिक्कतें उसकी शुरू होती है वो क्या है? अब 11वीं वाले बच्चों के लिए 1 साल, अच्छा ये तो कॉस्ट मैंने बता दिया। मेंटल प्रेशर क्या माजरा है? अब सोच के देखो, जब मैं तुमको ये पूरी कहानी बता रहा हूं, तो तुम जब सुन रहे हो इन बातों को, तो तुमको अंदर से महसूस हो रहा होगा ना कि इन कहानियों में कितना दर्द है। इन बातों में सुन के ये महसूस हो पा रहा होगा कि यार नहीं बॉस, मुश्किल है, मतलब बहुत कठोर जिंदगी है। अब चलो, कठोरता अगर हमारे ऊपर हो तो हम बर्दाश्त भी कर लें, लेकिन उस कठोरता से हमारे माँ बाप तक बातें पहुंच रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, ये अपने आप में पहला परेशान करता है। अब अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो कुछ और चीजें जो हैं वो ये हैं कि दे टेक मंथली एग्जाम्स। हर कोचिंग में होता है, वो मंथली एग्जाम लेते हैं, ठीक है, एंड शफल स्टूडेंट्स टू हायर एंड लोअर बैचेस अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स। अच्छा, अब ध्यान से, हायर और टॉप बैचेस गेट टॉप टीचर्स एंड स्पेशल ट्रीटमेंट्स लाइक पर्सनल डाउट क्लासेस एंड स्पेशल अटेंशन फ्रॉम एचओडीज। एक बात बताओ कि यार एक बच्चा जो 2.5 लाख रुपए दिया है पढ़ाई के लिए, ठीक है, टॉपर शायद और कम दिया है क्योंकि टॉपर को स्कॉलरशिप मिला है। अब टॉपर हो चाहे एवरेज हो, वो 2.5 लाख रुपए पढ़ाई का दिया है, करीबन 3.5 लाख रुपए वो वहां 2 साल के रहने का और खाने का दे रहा है।
6 लाख रुपए वो बच्चा खर्च कर रहा है और हर महीने उसका एग्जाम हो रहा है वो तो ठीक है। एग्जाम होते ही आप उसको बैचेस में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। बैचेस में शिफ्ट करने के बाद आप उसको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के बाद आप जब उस बच्चे को हर रोज ये महसूस करा रहे हैं, हर महीने ये महसूस करा रहे हैं कि तुम बाकियों से बेकार हो, तुम उतने अच्छे नहीं हो, इसलिए तुम्हारा बैच नीचे कर दिया है। तो एक बात बताओ यार, आप किसी 25 साल के इंसान को तो नहीं पढ़ा रहे हो जो कितनी भी गालियां हों, कितनी भी बुराइयां हों, वो उसको मजबूती से सह लेगा। आप एक 14-15 साल के मासूम बच्चे को पढ़ा रहे हो जिसका हृदय बहुत कोमल है, जो बुराइयों को इतना सह नहीं सकता है। उसने अपने घर पे माँ बाप से हर रोज गालियां नहीं सुनी है, वो एक आम बच्चा है। या आप उसको हर रोज डिफीट होने का जो फील दिला रहे हो, इस फील से वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो पीछे ढकेल दिया जाएगा। उसको हर रोज ये महसूस होगा कि मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। और शायद यही तो कारण है ना कि बच्चे इतने बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे हालात बन रहे हैं। हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने अगर किसी को ये महसूस कराऊं, किसी का टेस्ट लूं और उसको पीछे वाले बैचेस में भेज दूं और बोलूं कि नहीं तुम अच्छे नहीं हो, तुम इस बैच में बैठोगे, अब यहाँ पढ़ाई करोगे, तो तुमको ऐसा नहीं लगता ये बिल्कुल वैसे सी स्थिति है जब भरी क्लास में किसी को खड़ा करके जलील किया जाए और उसको बोला जाए कि तुम्हारे पास तो दिमाग नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो। ये वैसा सही महसूस होता है। और ये मेंटल प्रेशर से बच्चा वहां गुजरता है 1 महीने 2 महीने नहीं, पूरे 2 साल। और 2 साल गुजरने के बाद वो बच्चा कोशिश करता है, ऐसा नहीं कि वो बच्चा को, अरे कौन बच्चा है यार जो 6 लाख रुपए लगा के ये कोशिश करेगा कि मैं फेल कर जाऊं, या कौन बच्चा है ऐसा जो चाहेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छा ना करूं। अरे हर बच्चा तो वहाँ गया ही इसलिए है कि वो अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। इसीलिए तो इतने मुश्किल हालातों में भी वो 6 लाख रुपए देता है। 6 लाख रुपए देना, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए चुटकियों का काम है। अधिकांश लोगों के लिए चुटकियों का काम नहीं होता है। तो वो इतने मुश्किल हालात में वहां गया है, पढ़ने ही तो गया है। आप अगर उसको एक अच्छा डाउट सपोर्ट नहीं दोगे, आप अगर उसको एक अच्छे टीचर का अटेंशन नहीं दोगे, आप उसको हर महीने बैचेस में शिफ्ट करके पीछे भेजते जाओगे, वो बच्चा ऊपर आएगा कैसे? अगर उसके आसपास सिर्फ खराब बच्चे रहेंगे, अगर उसके आसपास सिर्फ परेशान करने वाले, नहीं पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे, तो वो ऊपर कैसे आएगा? ये बात शायद वहां की इंडस्ट्री नहीं सोचती। आगे बढ़ते हैं। लोअर बैच स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद देयर टीचर्स एंड लैक ऑफ अटेंशन। बिल्कुल वो होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर टीचर अच्छा हो जाए ऐसा भी नहीं होता भाई। जो बहुत बढ़िया टीचर होते हैं उनके पास बहुत बढ़िया बच्चे पहुंचाए जाते हैं ताकि उनको कम एफर्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल दिए जाएं। और कई सारे टीचर्स फ्रेशर आते हैं, उनको पढ़ाना नहीं आता या वो बच्चों के साथ ठीक से बातचीत नहीं करते, तो उनका अटेंशन और उनकी क्वालिटी गिरी जाती है। स्टूडेंट्स गेट डिप्रेस्ड एंड अप्लाई फॉर एक्स्ट्रा क्रैश कोर्सेज। अब यहां पे देखो क्या माया जाल है कि अभी बच्चे का परफॉर्मेंस खराब हुआ। क्यों खराब हुआ? क्योंकि कोचिंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कोचिंग ने उसको पीछे बैचेस में भेजा। अब जब उसका परफॉर्मेंस खराब हुआ है तो वो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, उससे कोचिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, मरता क्या नाम करता, उस बेचारे को एक एक्स्ट्रा क्रैश कोर्स लगाना पड़ रहा है ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को सुधार सके, बैचेस में ऊपर जा सके। या तो वो क्रैश कोर्स लगाएगा या तो प्राइवेट ट्यूटर लगाएगा, दोनों में ही फिर से पैसा जाएगा। और ये सारा मोर एक्सपेंस कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? उसके घर से आ रहा है। अब घर से वो जितनी बार पैसा मंगाता है, जितनी बार अपने बाबूजी को फोन करता है और बोलता है पापा पैसे चाहिए, उतना बार वो और टेंशन और डिप्रेशन में जाता है। और ये साइकिल चलते जाती है, प्रेशर बढ़ता जाता है और हालात खराब होते जाते हैं। और मूविंग फॉरवर्ड, इन वन सिंगल बैच देयर आर एटलीस्ट 300 बच्चे, एक बैचेस में। ऐसी ये कोटा की रियलिटी है। एक बैच में 300 बच्चे भी पढ़ते हैं कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। दिस इज मच क्राउड शेक्स दैट कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीजेस कॉम्पिटिशन। एक बैच में 300 बच्चे बैठे हैं और आप 300 में से भी इतने खराब हो कि आपको इस बैच से उठा के दूसरे बैच में फेंक दिया जा रहा है। सोचो उस वक्त एक बच्चे की मनस्थिति क्या होगी, किस मानसिक यातनाओं से वो गुजर रहा होगा जब उसको ऐसे हालात दिए जाते हैं। और इस 300 बच्चों की भीड़ में कैसे ये बच्चा अपने डाउट्स पूछेगा सामने वाले टीचर से, कैसे वो अपने अंदर की हिचकिचाहट को खत्म करेगा, अपने मन की लज्जा को खत्म करेगा कि अगर उस टीचर ने, सामने वाले ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो क्या होगा, कैसे वो इस सब चीज से डील करेगा। बट ये स्थिति है वहां की। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ऑल्सो स्ट्रगल विद पीजी हॉस्टल्स, दे फाइंड इट हार्ड टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग्स, जैसा मैंने बताया। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था
कि पीजी आपको थोड़े दूर मिल जाएंगे या फिर पास मिल जाएंगे, बट जैसे भी मिलेंगे सिंगल सीटर पीजी इज अ लग्जरी। अब आप एक अकेले रह रहे हो, एक पूरा मकान लेके, एक पूरा कमरा लेकर, वो बहुत पैसे लगते हैं। 99% लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते। तो लोग क्या करते हैं, एक कमरे में 2 भी लग्जरी है तो जनरली मिनिमम 3 तो होते हैं, और पैसे बचाने हैं तो 4 भी होते हैं, और पैसे बचाने हैं तो 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। अब आप मान लीजिए कि से फॉर एग्जांपल आप कोई बच्चे हैं जो यूपी से गए हैं, कोई दूसरा बच्चा है बिहार से गया है, कोई बच्चा हरियाणा से गया है, कोई कश्मीर से आया है, कोई साउथ इंडिया से आया है। अब से फॉर एग्जांपल ये साउथ इंडिया वाला बच्चा है, अकेला है, अपनी भाषा अलग बोलता है। ये कश्मीर वाला बच्चा है जो हिंदी नहीं समझता है या टूटी फूटी हिंदी बोलता है, या हिंदी समझता ही नहीं है। अब ये 3 बच्चे इसके ऊपर लग गए, अरे तेरे को हिंदी नहीं आती, मारूंगा, ऐसा वैसा। या फिर इसका वाइसे वर्सा कर लीजिए, मान लीजिए 4 साउथ इंडियन है, वो हिंदी वाले के साथ लग गए, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मान लीजिए चारों के पांचों हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, लेकिन आपस में समीकरण नहीं बैठ रहा है, कोई बुली कर रहा है। अब एक बात बताओ, वो क्या करेगा बच्चा? क्या इस तरह की दिक्कतों और परेशानियों के लिए वहां का कोचिंग एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा होता है? मुझे अगर नहीं भी पता तो मैं बोलता हूं आप सोच के देखिए कि आपको क्या लगता है, कोई भी कोचिंग एडमिनिस्ट्रेशन इस बात के लिए खड़ा होता होगा कि आपके कोचिंग में आपके पीजी में आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेन हमसे कर सकते हैं? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता। क्या रूम का मालिक इस बात के लिए खड़ा होता होगा कि तुम्हारे यहाँ जो 5 बच्चे या 4 बच्चे रह रहे हैं, अगर उसमें से कोई 3-4 तुमको परेशान कर रहा है तो मैं उनको हटाने के लिए तैयार हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों वो इस चीज़ के लिए तैयार होगा? वो तो चाहता है कि हमारे कमरे में जितने बच्चे रहें उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। अब क्या वो ये बात अपने माँ बाप को बोल पाएगा? शायद हाँ बोल पाएगा, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या होगा? या तो वो कमरा बदले, या तो वो किसी ऐसे कमरे में जाए जहाँ पे कम बच्चे हों। अगर ऐसे कमरे में जाएगा जहाँ कम बच्चे होंगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। इसके लिए माँ बाप कैसे हाँ बोले, और ये बेचारा बच्चा संकोच में मांगे भी कैसे ज़्यादा पैसे? और अगर वो दूसरे कमरे में जाता है तो क्या गारंटी है कि दूसरे कमरे में अच्छे बच्चे होंगे? दूसरे कमरे में जाने में उसको वापस से कमरा शिफ्ट करना होगा। ये मेंटल टेंशन वहाँ होता ही है। इस मेंटल टेंशन से उसको जूझना ही पड़ता है। और इन सारे मेंटल टेंशन्स के साथ कई बार ये बुलिंग, ये रैगिंग, ये परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो हद से पार हो जाती हैं और बच्चों के मानसिक मनःस्थिति पे बहुत असर डालती हैं। यही कारण है कि कई सारे बच्चे बहुत ही बुरी संगत में पड़ जाते हैं। अब खुद को बचाना है तो कुछ तो करेगा इंसान। किसी ऐसे से दोस्ती कर ली जिससे शायद दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, किसी ऐसे से दोस्ती कर ली जिसने मुझे बचाया तो, लेकिन मेरा गलत फायदा उठाया। किसी ऐसे से दोस्ती कर ली जिसने बोला कि ठीक है चलो मैं आज बचा लूंगा, लेकिन तुमको मेरे साथ लड़ाई करनी होगी, तुमको मेरे साथ चोरी छीना चोरी ये सब करनी पड़ेगी। किसी ऐसी बुरी संगत में पड़ गए जहां पे आपको ये महसूस हो रहा है क्षण भर के लिए कि आप ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि आप एक गर्त में गिर रहे हैं। और ये होती है वहां की बुरी संगत, और होती है, ये रियलिटी है। ठीक है, नाउ इन सब के ऊपर जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, छोटे मोटे कहो बड़े कहो, अपने ऊपर है। होम सिकनेस, कई सारे ऐसे होते हैं जो शायद पूरे 12 साल, पूरे 10 साल घर से कभी बाहर नहीं निकले। अब घर से बाहर नहीं निकले, अचानक घर से बाहर निकले और इतनी सारी दिक्कतें उनको आ जाए, नहीं मुमकिन है उनके लिए वहाँ पे रहना या वहाँ पे पढ़ना। और फिर इनफैक्ट मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो इतने होमसिक हो जाते हैं, या फिर ये जो दिक्कतें मैंने बताई इतनी ज़्यादा उनके लिए बढ़ जाती हैं कि वो आनन पानन में वहाँ से सब कुछ छोड़ कर आते हैं। और तब उनके लिए सोचो कितना मैसिव लॉस है, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए कोचिंग में दिया है, जो 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए उनको सेटअप में और खर्चे हुए, वो पूरा 1,20,000 रुपए छोड़कर वापस आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। वो माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा जूझता परेशान नहीं देख सकते, और वो बच्चे भी उस माहौल में और ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते, और इसलिए वो वापस आते हैं। उनका पैसा भी लॉस हुआ और उनको एक मेंटल ट्रॉमा भी मिला। नॉट लाइकिंग द फूड, लैक ऑफ नरिशमेंट, वो सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं, वो तो फिर भी बहुत छोटी है, मैं तो उसको छोटा मान रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ, इवन पता है आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ऐसा देखा गया है, मतलब ये यहाँ पे डेटा भी दिखाता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड्स मेंटल प्रेशर, वो तो होता ही है। मेनी स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम हेयर लॉस, स्टमक इश्यूज बिकॉज ऑफ कोटाज वाटर। आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे ये एक टीवी शो का स्निपेट है, और ये रियलिटी है एक्चुअली, जो टीवी शो में दिखाया गया था, दिस इज अ रियलिटी, कि कोटा के पास एक वाटर पावर प्लांट है, हाइड्रो प्लांट, चंबल नदी है वहाँ पे। तो चंबल नदी पे वहाँ पे एक डैम बनाया गया है, वाटर प्रोजेक्ट है, जिसके कारण से कोटा का जो वाटर है वो वाटर काफ़ी हैवी, मतलब बहुत ही भारी हैवी वाटर कहा जाता है।
उसके कारण से, सॉरी हार्ड वाटर, हेवी वाटर नहीं, हार्ड वाटर, उस हार्डनेस के कारण से कोटा का पानी मतलब अपने आप में बहुत सारे लोगों को पचता नहीं है और उनके पेट खराब हो जाते हैं। इसके कारण से मेजॉरिटी लोगों ने ये कंप्लेन किया है कि वहाँ का पानी इतना खराब है कि हेयर लॉस बहुत सीवियर होता है, और कई सारे लोग जब वहाँ से निकलते हैं तो ऑलमोस्ट उनके बाल जा चुके होते हैं। अब ये सारी सोचो, एक साथ कितनी सारी जगहों पे वो बच्चा लड़ रहा है, अपना फिजिकल अपीयरेंस खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, मेंटल टेंशन है, ट्रॉमा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, बैचेस पीछे भेजे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। और इन सब के बाद दे ईदर गेट इनटू ड्रग्स, सिगरेट्स, रॉन्ग एनवायरमेंट, या फिर रोमांस, अपने टेंशन को हटाने के लिए गैंग में, फाइटिंग में, बुलिंग में, किसी चीज़ में वो लग जाते हैं। और ये आप विश्वास नहीं करोगे, कोटा का एनवायरनमेंट ऐसा है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने दूसरे जगहों से, न्यूज़ के आर्टिकल से, वेबसाइट के चीज़ों से, उन जगहों से निकाला है कि वो इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कोटा का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि कहाँ गया वो डेटा, कहाँ गया, हाँ, सुसाइड रेट इज हाईएस्ट इन कोटा, हाईएस्ट इन कोटा सुसाइड रेट। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा 14 स्टूडेंट्स हैव डाइड इन कोटा सिंस 2022। और ये 14 बच्चे ऐसे देखने में आपको शायद कम लग रहे हों, लेकिन इस 14 को आप ऐसे एनालाइज कीजिएगा कि 14 परिवार, उनके अपने बच्चे बिछड़ गए। मतलब मेरे लिए 14 बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, शायद 14 क्या 4 भी नहीं होने चाहिए। क्यों कोई बच्चा सिर्फ 10 मतलब 12वीं के लेवल पे इतना बड़ा फैसला ले सकता है, और वो भी किसी ऐसी बड़ी या बुरी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ाई के लिए, क्योंकि उससे पढ़ा नहीं जा रहा, उसके नंबर नहीं आ रहे, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? ये 14 मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो और ये नंबर्स पता नहीं कितने ज़्यादा बड़े लग रहे हैं या छोटे लग रहे हैं आपको, लेकिन मेरे को परेशान करने वाले तो बहुत लग रहे हैं। कोटा में क्राइम रेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, बच्चे बहुत ही कम उम्र में गलत संगति में पड़ रहे हैं, नशाखोरी कर रहे हैं, और ऑब्वियसली नशाखोरी, गलत संगति से फिर पुलिस और ये सारे चक्कर पड़ते ही पड़ते हैं। क्या फ़ायदा है इसका? अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है जो बच्चों को, जैसे मैंने बताया, पहला तो गिल्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ महसूस होती हैं। इनफैक्ट मैं जब ये बोल रहा हूँ तो आप महसूस करेंगे कि ये आपको शायद थोड़ा बहुत अभी भी होता है। बच्चों के अंदर गिल्ट होता है कि वो अपने माँ बाप के गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं, और हर वक्त हर बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा खुद को दोष देता है, क्योंकि वो जानता नहीं है वो एक मायाजाल में फंसा। उसको तो लगता है मैं ही नहीं अच्छा कर पा रहा हूँ। कोई बच्चा ये कहता नहीं है कि अरे यार कोचिंग वालों ने ऐसा मायाजाल बना दिया है कि वो मुझसे पैसा ले रहे हैं, मेरे को बैच पीछे में भेज रहा है, बिकॉज वो बच्चा इतना छोटा है, वो समझ नहीं सकता है, और वो हर वक्त खुद को कोसता है कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे पीछे बैच में बिठा दिया गया। वो उसको बुरा लगता है कि वो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, अपनी जिंदगी का सबसे अहम वक्त बर्बाद कर रहा है। उसके बाद उस बच्चे को एंग्जाइटी होता है कि अगर मेरे से इतना सब कुछ करने के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, और जो कि उसको हर रोज दिखता है, हर बार वो एग्जामिनेशन में बुरा करता है, तो उसको दिखता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो ये फीलिंग उसके अंदर और ज्यादा बड़ी होती है। फिर कांस्टेंट कंपैरिजन विद अदर्स, ये तो वो ना चाहे तो भी आसपास का माहौल कर देता है। रैंकिंग्स होते हैं, बैच डिविजन्स होते हैं, ये तो माहौल ही कर देता है, ये तो सेटअप वहां का ऐसा हो रखा है कि भाई कर ही देते हैं लोग। डिप्रेशन फ्रॉम फेलियर, कंपटीशन एंड लोनली लाइफ। तो ये ओवरऑल जो चीजें हैं ना, जब मैं इस सेशन को बना रहा था और साथ में जब मैं अनुपम सर के साथ बैठा था, विश्वास मानिए जब मैं इन चीज़ों को सुन रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने सोचा था यार, मैंने सिर्फ सुना था कि कोटा की ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है। आज मेरे सामने एक ऐसा इंसान बैठा था, अनुपम सर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे तजुर्बे मेरे साथ बांटे, और तब मेरे को लगा कि सच में ज़िंदगी आसान तो छोड़ो, अच्छी नहीं है वहाँ पे ना। शायद अगर मेरा बच्चा हो तो मैं उसको कहूँगा कि यार तुम ज़िंदगी में थोड़ा कम हासिल कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर मेरा बच्चा शायद बीएससी भी कर ले या कोई और चीज़ कर ले, अगर वो खुश है ज़िंदगी में, मैं खुश रहूँगा। मेरे को एक आईआईटीएन बच्चा या मेरे स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा, मेरी अपनी कोचिंग होती है से फॉर एग्जांपल, और मेरे इस कोचिंग में 1000 बच्चे पढ़ रहे होते हैं और 1000 में से 990 का सिलेक्शन नहीं होता है, आई एम वेरी ओके विद दैट। लेकिन वो 990 क्या अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट इंसान बन रहे, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कंपेयर टू द अनदर सिचुएशन कि मेरे कोचिंग से 1000 में से 200 बच्चों ने रिजल्ट दे दिया, लेकिन बचे हुए 800 ना ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि उनकी जिंदगी बद से बदतर है, उनको डर बहुत है, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस पूरा टूटा हुआ है। बस 200 बच्चे जिन्होंने एग्जाम निकाला है उनको मैं बहुत वाह 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 कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए यार हर वो बच्चा इंपॉर्टेंट है। मुझे बचपन में एक बार
किसी एक बहुत बढ़िया बेहतरीन इंसान ने कहा था कि एक टीचर के लिए क्लास में पढ़ रहे 50 बच्चे, उसके लिए 50 बच्चे होते हैं, और इसीलिए 50 में से अगर 40 बदमाशी कर रहे हैं तो वो क्या करे, 40 को पीटेगा ही ना। लेकिन तब एक आदमी ने कहा था कि यार वो टीचर के लिए तो 50 बच्चे 50 बच्चे हैं, लेकिन सोच के देखो, हर माँ बाप के लिए उसका अपना एक बच्चा तो इकलौता बच्चा ही है। उस माँ बाप के लिए तो वो बच्चा उसकी पूरी जिंदगी होता है। तो अगर काश वो टीचर, वो लोग, वो कोचिंग, वो इन्वायरमेंट भी ये समझ ले कि ये बच्चे संख्या नहीं है, ये हजारों लाखों की तादाद, ये संख्या नहीं है, ये हजारों लाखों परिवार है, उनका आने वाला कल है, उनकी जीवन है, उनके पूरे जीवन का धरोहर है। तो शायद उन लोगों के साथ किए जाने वाला सलूक, किए जाने वाला व्यवहार थोड़ा सुधर जाए, और शायद ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाए। हम सब बहुत ज़्यादा, मैं दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि कोटा ने बहुत कुछ दिया है इस देश को। कोटा ने बहुत सारे IITians दिए हैं, बहुत सारे बेहतरीन टीचर्स दिए हैं। मैंने खुद बहुत सारे लोगों से पढ़ाई किया है, कुछ बहुत ही ऐसे ऐसे टीचर्स को देखा है जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत मोटिवेशनल चीज़ें बताई हैं, सिखाई हैं। अच्छे अच्छे IITians वहाँ से निकले हैं, और इतने मुश्किल हालातों में बच्चों को बहुत सारे लोगों ने संभाला है, संवारा है। मैं इस बात के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन साथ ही साथ इस अच्छी चीज़ के पीछे का जो कड़वापन है, वो इतना ज़्यादा अगर हो जाता है तो शायद वो अच्छाई कहीं ना कहीं दब जाएगी। और शायद सोचने की ज़रूरत है हर बार, हमेशा हर इंसान को, हर सिस्टम को अपने आप को चेक करने की, अपने आप को सुधारने की आवश्यकता होती है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोटा सबसे बुरा सिस्टम है या बुरा शहर है ना। मैं बस ये चाहता हूँ, या मेरी एक अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि शायद ज़रूरत है कुछ बदलाव लाने की। शायद ज़रूरत है सोचने की कि क्या जिस ढर्रे से, जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, क्या ऐसे ही चलनी चाहिए, या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, इसमें कुछ और बेहतरीन चीज़ें की जा सकती हैं जिसको करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये बच्चे सिर्फ तादाद नहीं है, ये बच्चे सिर्फ संख्या नहीं है, ये बच्चे हर एक परिवार के लिए अपनी एक ज़िंदगी है। किसी भी परिवार का एक बच्चा जब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला लेता है और कुछ ऐसा बहुत ही अनहोनी सा समाचार आता है, तो बाकी लोगों के लिए वो एक समाचार हो सकता है, बट उस एक परिवार के लिए तो उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उस एक परिवार के लिए तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उसने शायद कभी नहीं सोचा होता कि मैं अपने बच्चे को IITian और डॉक्टर बनाने के लिए इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी या मुझसे मांगी जाएगी। ऐसा शायद कोई नहीं सोचता। शायद अगर किसी को बता दिया जाए तो वो फैसला कभी ले ही ना, वो कभी ऐसी तरफ पढ़ने का सोचे भी ना, सपने में भी ना सोचे जहाँ उसको इस बात का हल्का सा भी इल्म हो, हल्का सा भी डर हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। और अनडाउटेडली कोटा इतनी बेहतरीन जगह है, इतने सारे अच्छे लोग वहाँ से निकले हैं। मुझे बहुत भरोसा है कि शायद आने वाले वक्त में मेरे प्रयासों के द्वारा, या और सारे ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके प्रयासों के द्वारा इस बदलाव को लाया जा सकेगा। वापस से कोटा जिन चीज़ों के लिए जाना जाता था, क्योंकि मुझे पता है आज से नहीं बल्कि कई सालों से, कुछ 20 साल से ज़्यादा से कोटा जाना जाता है बहुत बेहतरीन पढ़ाई की जगह के लिए, बहुत बढ़िया IITians के लिए, बहुत बढ़िया डॉक्टर्स के लिए, बहुत बढ़िया टीचर्स के लिए, मोटिवेटर्स के लिए। मुझे आज भी जब कोटा के लोग मिलते हैं तो वहाँ बच्चा बच्चा कहता है कि मुझे टीचर बनना है। और शायद देश में भी हर बच्चा अगर इतना मोटिवेटेड हो, इतना बढ़िया दिशा में जाने की सोच रहा है, तो देश की उन्नति है। अगर हर बच्चा अपने लाइफ के पहले करियर ऑप्शन में टीचर लिखे तो आने वाली पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। और ये बहुत कुछ अच्छी बातें हैं कोटा की। बस इसी के साथ कुछ दर्द हैं जिनका मतलब समाधान हो जाए, जिनका कुछ सल्यूशन हो जाए तो चीज़ें और अच्छी होंगी। खैर, ये जो सारी बातें मैंने बताई, हो सकता है इसमें कुछ हो सकता है क्या, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता चली मैंने आपको बताई। और ये जो व्यूज़ थे बहुत हद तक मैं इनको पर्सनल कहूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि इससे मैं किसी जाति, किसी समुदाय, किसी लोग, किसी संस्थान को किसी तरह का ठेस पहुंचाना चाहता हूं। ऐसा उद्देश्य, ऐसी मनसा बिल्कुल नहीं है। ना किसी को छोटा दिखाना चाहता हूं या बुरा दिखाना चाहता हूं। मैंने अपने पर्सनल विचार रखे हैं जो मुझे अपने आसपास लोगों से पता चले और कुछ तथ्यों को देखने से पता चले। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा, हर बच्चा, हर इंसान जो भी इस वीडियो को देख रहा है, देखते वक्त अपने बुद्धि और विवेक का ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप कोटा जा रहे हैं, आप अपने दोस्त, यार, साथी, संगी से जानकारी लेकर आगे बढ़ें। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, कोटा या कोई भी शहर अपने आप में अच्छा बनता है या बुरा बनता है, वो
अपने किए गए कार्यों से बनता है। कोटा का इतना नाम है बिकॉज उसने बीते कई दिनों में बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें की हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी हुई हैं, शायद उसको सुधार की ज़रूरत है, और हेंस ये सारे मेरे विचार। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन बातों में कुछ वैल्यूज़ समझ में आई होंगी, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और आप इनसे अपने आने वाले कल में ज़िंदगी में जो फैसले लेंगे वो ज़्यादा सोचपूर्ण तरीके से लेंगे, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तरीके से लेंगे, और उससे आपकी ज़िंदगी और बेहतरीन होगी। आपको सेशन कैसा लगा ये लिखकर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ और डाउट्स हों या कुछ ऐसी बातें हों जो मैंने कह दी हों, आपको नहीं पसंद आई हो, वो भी मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर से अगर किसी को मैंने ठेस पहुँचाया तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा पूरा का पूरा उद्देश्य है हर बच्चे को पूरी तरह से जानकारियों से अवगत कराना, ताकि वो अपने लिए गए फैसलों में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सके और प्रबल हो सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखिए।